ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रहों की युति की। आपके सामने यहाँ पे लग्न चक्र है और इस लग्न चक्र में हम लोग चर्चा आज जो कर रहे हैं वह है ग्रहों की युति। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। और क्या है ग्रहों की युति उसके भी विषय में आपको डिटेल में भी बताते हैं। और जब भी जातक की कुंडली में जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशाएं चलती हैं तो जातक के जीवन में उस तरह से वो जो ग्रह भी होते हैं वे उनके जीवन में कैसा प्रभाव डालते हैं, उन सब के विषय में आज हम सब विस्तृत में इस विषय पे चर्चा करेंगे। और साथ ही रत्न के विषय में भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि जो जेम्स हैं वे आपके जीवन में बहुत ही विशेष कार्य करते हैं। यदि कोई भी ग्रह कमज़ोर है आपके कुंडली में तो आप उन्हें रत्नों के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं या मंत्रों के माध्यम से किसी भी उनके बीज मंत्र को जपने का क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को बिना विलंब किए हुए। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक नए रोचक विषय में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को और भी आगे रिकमेंड करता है और ताकि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सब लोग पीछे के वीडियो से जानते हैं ये भाव हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ हाउस, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। इसको जो आप समझते हैं पहला घर, दूसरा घर या भाव, जो भी जिस तरह से आप समझते हैं। यहाँ पे जो लाइन खिंच गई गलती से खिंच गई, इसको ध्यान न दें। तो ये कुल 12 भाव हैं, यहाँ पे मैंने इसको समझाया। अब चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि ग्रहों की युति। ग्रहों की युति कभी कभी आप देखते हैं कि एक ही भाव में कहीं पर एक ही भाव में कभी कभी एक से अधिक ग्रह बैठे होते हैं। कहीं मान लीजिए यहाँ बुध लिखा है या बृहस्पति लिखा है, हाँ, या कहीं पे भी कोई भी ग्रह होते हैं, दो होते हैं, एक होता है तो ठीक है, तो बातें आपको समझ में आती हैं कि चलिए इस ग्रह की जो भी दशा होगी। लेकिन जब एक से अधिक ग्रहों की जब युति बनती है, युति का अर्थ यह है कि एक ही घर में जब दो या दो से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों तो उन्हें कहते हैं ग्रहों की युति। अब वह युति आपके लिए योग कारक है, मारक है, शुभ है या अशुभ है या कैसा प्रभाव देगी, उसको आइए समझते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि मान के चलिए कि हम लोग इसको एक ले लेते हैं अपनी कुंडली में। अगर इसको समझने का तो एक हमें इसको एक कुंडली बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ भाव यहाँ पे दर्शाए गए हैं, कुंडली अभी नहीं बनी है क्योंकि अभी यहाँ राशियाँ स्थित नहीं की गई हैं। तो मैं यहाँ पे एक काल्पनिक कुंडली लेने वाला हूँ और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। काल्पनिक कुंडली में मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान के चलिए कि ये मैं ले लेता हूँ कुंडली वृष लग्न की। वृष लग्न की कुंडली यहाँ पे लिख लेते हैं। वृष लग्न अर्थात वृषभ लग्न 2 नंबर गिनती, मतलब दूसरी राशि, पहले घर में दूसरी राशि, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 और 1। तो ये है आपकी वृषभ लग्न की कुंडली। और इस वृषभ लग्न की कुंडली में हम लोग देखते हैं कि ग्रहों की युति पर क्या चर्चा करते हैं। मान के चलिए कि आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठ गए मंगल देव यहाँ बैठ गए, और मंगल देव के साथ यहाँ मान लीजिए यहाँ शुक्र देव भी बैठ गए, शुक्र देव के साथ साथ यहाँ पर बैठ गए बृहस्पति भी। ये 3 ग्रह हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा शायद पेंसिल से लिख रहा हूँ, ना समझ में आया तो यहाँ मैं इसको, ये हो गया, मैं इसको पेन से कर दे रहा हूँ। मंगल, शुक्र और ये आपके बृहस्पति, ये 3 ग्रह इस कुंडली में बैठ गए एक ही भाव में। तो सबसे पहले ये देखना है कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह, चूँकि जो दूसरी राशि है वृषभ, ये शुक्र की ही राशि है, तो शुक्र अपने घर में बैठे हैं। तो ये समझ लीजिए कि लग्नेश हमेशा आपको फल देते हैं, वो योग कारक होते हैं। अगर वो लग्नेश अपने घर में ही बैठ गए या उच्च के बैठ गए तब तो और भी अच्छा है, लेकिन ये अपने ही घर में तो शुभ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो योग कारक और मारक के विषय में मैंने चर्चा की थी, तो योग कारक समझ लीजिए। तो योग कारक आपके लिए कौन है? यहाँ पे योग कारक हैं आपके लिए शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके योग कारक हैं। यदि बात मंगल की कर लें तो यहाँ पे देखिए, ये एक चार्ट बनाया था मैंने बहुत पहले भी, हर वीडियो में मैं अक्सर बताता भी हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि मंगल देव जो हैं, इधर के सारे जितने भी ग्रह लिखे ये आपस में मित्र हैं, ये इधर आपस में मित्र हैं। मंगल और बृहस्पति तो मित्र हैं, लेकिन शुक्र से शत्रुता है। तो चूँकि ये योग कारक है, तो यहाँ पर मंगल जो हैं वो चूँकि शत्रु राशि में हैं, और मंगल का जो यहाँ अगर हम घर देखें तो कौन कौन से इनको घर मिले हैं, इनको मिला है केंद्र ही मिला है 8वां घर, साथ ही इनको एक मिला है यहाँ 12वां घर भी मिला है 12th हाउस मंगल। तो 1-8 के स्वामी होकर के बैठे हैं दूसरे शत्रु घर में, लेकिन ये बैठे कहाँ हैं? केंद्र में बैठे हैं। और केंद्र में बैठने का मतलब है, और यहाँ चूँकि ये बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता, यहाँ शत्रु राशि में है, तो यहाँ पे अच्छा तो एक ही मिले, लेकिन यहाँ गड़बड़ी 2 जगह पे है। तो इनको मंगल देव को यहाँ हम लिखेंगे मारक में। मंगल देव आपके मारक हैं, योग कारक हो गए शुक्रदेव और मंगल हो गए मारक। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति चूँकि 9 और 12वें राशि के स्वामी हैं। अब यहाँ पे देख लें कि बृहस्पति देव यहाँ दूसरी शत्रु राशि में भले बैठे हैं, लेकिन ये गुरु हैं और केंद्र में बैठे हैं, और यहाँ पे इन्हें 12वां घर ये भी मिला है यहाँ पे, और 9 और 12 के स्वामी होते हैं। अब ये यहाँ पे भी इन्हें त्रिकोण का स्वामी है, यहाँ 8वें घर में 8वें भाव में बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति भी आपके मारक ही होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा घर इनका नहीं है और शत्रु के घर में बैठे हैं। अब जिस भी जातक की इस तरह की कुंडली होगी तो वहाँ पे जीवन में समस्या आएंगी। जब भी, अब समझ लीजिए कि जब, अब इन ग्रहों को सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एक साथ ये फल तो होगा ही होगा, लेकिन जब इनके फलादेश की बात करते हैं तो सभी ग्रहों को अलग अलग कर लेते हैं। मंगल को अलग कर लीजिए, शुक्र को अलग कर लीजिए, बृहस्पति अर्थात गुरु को भी अलग कर लीजिए। सबको अलग अलग भाव से समझेंगे। जब भी कुंडली का फलादेश करना होगा तो सबको अलग अलग भाव में समझेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा चलेगी तो महादशा में वो 70% फल देते हैं। वो यदि मारक है तो नुकसान करेंगे, योग कारक है तो आपको अच्छे फल देंगे। जब भी मंगल की महादशा चलेगी तब जातक के लिए समस्या होगी। हालांकि उसको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उपाय, बहुत सारी चीज़ें दी होती जिससे उसके जीवन में इस तरह का नहीं। और ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि कुंडली के अन्य भी ग्रहों को देखना होगा और ग्रह कहाँ पे
क्या स्थिति है। तो 70% एक समझाने की विषय है ये। तो यहाँ मंगल जो हैं, अगर महादशा मंगल की चलती है तो 70%, और अंतरदशा में 20%, प्रत्यंतर और सूक्ष्म और प्राण दशा लगभग 10%। ये नगण्य होती है, इसको इसकी गिनती ना कीजिए तो ही ठीक है, बहुत देखने की जरूरत नहीं है, बस इतने को समझें। दशा अंतरदशा, दशा और अंतरदशा में ये 70% महादशा में, और अंतरदशा में 20% कोई भी ग्रह फल देते हैं। तो लगभग ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसी तरह से एक और समझ लेते हैं, किसी भी भाव में मान के चलिए कि आपकी यहाँ कुंडली में ये घर है आपका चौथा घर, चौथे घर में चूँकि यहाँ पे पांचवी राशि सिंह बैठे हैं, सिंह राशि यहाँ पे है, अर्थात सूर्य इस घर के स्वामी हैं, और यहाँ पे लिख गया, यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं, मंगल देव के साथ में बैठ गए यहाँ पे गुरु और चंद्र। अब यहाँ पे सिंह की राशि में बैठे हैं, सिंह अर्थात सूर्य का स्वामी, चंद्रमा से मित्रता है, चंद्रमा की मंगल से मित्रता है, मंगल की गुरु से मित्रता है, ये आपस में मित्र हैं। और सूर्य के घर में बैठे सूर्य भी मित्र है। अब चूंकि ये मित्र हैं, तो अगर ये जो इन मित्र हैं तो इनका जब भी, तो ये क्या बन रहे हैं, योग कारक हैं। चंद्रमा भी योग कारक में है, मंगल भी योग कारक में है, गुरु भी योग कारक में है। अब योग कारक जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब ये अपने स्वभाव के अनुसार, अपने घर के अनुसार, या जिन पर अन्य कुंडली में अन्य ग्रहों की भी स्थिति के अनुसार ये फल देंगे। अब बात कर लेते हैं किसी अन्य भी, जैसे मान के चलिए यहाँ पे यह घर है, यहाँ पे बैठ गए शनिदेव, शनिदेव बैठ गए, और यहीं पे बैठ गए राहु, और यहीं बैठ गए शुक्र। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि शुक्र चौथी राशि अर्थात चंद्रमा का घर है ये, और चंद्रमा के घर में राहु बैठ गए। राहु वैसे भी चंद्रमा के लिए ग्रहण योग लगाता है, तो यहाँ पे राहु क्या होंगे, राहु यहाँ मारक होंगे। और शनि बैठ गए हैं, शनि भी चंद्रमा के घर में बैठे हैं, ये भी शत्रु की घर में ही बैठे हैं, लेकिन शत्रु और मित्र साथ में बैठे हैं। हालांकि चंद्रमा से कई जगह कई विद्वान इन्हें सम भी मानते हैं, तो यहाँ फिर भी ये मारक ही होंगे, मारक बना रहा है। तो अब ये जब जातक की जो भी कुंडली होगी, मैं यहाँ फलादेश पे नहीं जा रहा हूँ कि या मैं नहीं कहता कि किसी की कुंडली है, मैं समझाने के तौर पे यह बात कह रहा हूँ कि जब यदि इनकी युति, जब इसकी हम फलादेश करते हैं किसी कुंडली में, जब किसी ग्रहों की युति होती है, योग जो बनते हैं उन योगों का अलग विषय, जैसे राजयोग, विपरीत राजयोग, चांडाल योग, और तमाम मैंने वीडियोस में बना रखे हैं, राशि परिवर्तन योग, और भद्र नाम का जो योग है, पंच महायोगों की भी बात हुई, पंच महापुरुष जिसे आप समझते हैं, उन सभी योगों की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जब ग्रहों की जो युति होती है, उन युति का कैसे, किस ढंग से उनका फलादेश करते हैं। वो फलादेश जब भी करेंगे ग्रहों का, तो अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं करते। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जब वो एक साथ बैठ जाते हैं, कुंडली की ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पे कोई योग बन जाता है, तो उसका फलादेश अलग हिसाब से होगा। लेकिन जब भी कोई इस तरह का योग नहीं बनता, तो उस कुंडली में जो ग्रहों की जो युति है, उनकी जो फलादेश करने होंगी, वो हमें अलग अलग करने होंगे। अलग अलग ढंग से करने पर उनके फलादेश स्पष्ट हो जाते हैं। और विशेष यह कि जब भी उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती है, तो वह ग्रह उसमें लाभ देते हैं, या लाभ, या अगर योग कारक है तो वो लाभ देंगे, मारक में बनते हैं तो चीज़ें आपकी थोड़ा सा सामान्य नहीं रह पाती। बात कर लें इसी क्रम में, हम लोग रत्नों की जो बात कर रहा था, रत्न यदि आप लेना चाहते हैं, चाहे वह सूर्य का रत्न हो, चंद्रमा मंगल का हो, शुक्र बुध शनि, किसी का भी इन 12 में से आपको कोई भी रत्न लेना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्टिफाइड और
बिल्कुल लैब से आपको प्रमाणित किया हुआ रत्न दिया जाएगा, जिसकी पूरी 100% गारंटी और वारंटी होती है। यदि किसी ढंग से ग्रह का जो भी आप रत्न पहन रहे हैं, सबसे पहली चीज़ को रत्नों को इस तरह से देख के ना पहने कि हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर है और मैं रत्न को पहन लूँ। पहली चीज़ तो सारी स्थिति कुंडली की देखनी होगी, कुंडली को देख करके ही रत्न पहने। या तो ऐसा नहीं कहना कि किन्हीं किताबों को पढ़ा और किताबों में लिखा था कि सूर्य का रत्न माणिक्य पहनना चाहिए तो आपने माणिक्य पहन लिया, क्योंकि रत्न जितना लाभ नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा नुकसान करते हैं यदि आपने कोई गलत रत्न धारण कर लिया। तो रत्नों के जब भी आप पहना है तो उसे किसी विशेष जानकार से पूछ करके ही, समझ करके ही पहने, क्योंकि कुंडली के माध्यम से जब भी आप रत्नों का धारण करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही ठीक होती हैं, क्योंकि हर जगह रत्न भी नहीं पहने जाते। जैसे मान के चलिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है या शत्रु राशि से संबंधित है, अब उसका और शत्रु राशि में बैठ गया है, अब उसका अगर आप रत्न धारण कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके जीवन में नुकसानदायक होंगी, क्योंकि रत्न जो होता है वो जो भी ग्रह हैं उनके बल को बढ़ा देता है। अगर वह पापी ग्रह है तो वो पाप ग्रह का बल बढ़ा देगा, यदि वह नीच राशि का है तो वो नीच राशि का जो फल है उसको बढ़ा देगा, यदि वह शत्रु राशि में है तो शत्रुता बढ़ा देगा। तो रत्नों को इस ढंग से नहीं पहनना है, रत्नों को बिल्कुल सही ढंग से जानकार विशेषज्ञ लोगों से चर्चा करके, बात करके, समझ करके ही और कुंडली का पूर्ण अवलोकन करने पर ही पहना जा सकता है। बाकी रत्नों को आप धारण न करें। जैसे शुक्र मान के चलिए, जैसे ये कुंडली मैंने यहाँ पे बना रखी है जो काल्पनिक कुंडली, ये वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न की कुंडली अर्थात शुक्र यहाँ केंद्र में बैठे हैं। अब शुक्र जो यहाँ पे हैं ये योग कारक तो हैं, लेकिन शुक्र को दूसरा घर कौन सा मिला है? क्योंकि शुक्र का जो स्वामी है 7 नंबर गिनती, 7 नंबर गिनती का अर्थात होता है 7 नंबर अर्थात तुला, तुला का स्वामी भी होता है शुक्र। तो दोनों केंद्राधिपति हैं। तो यहाँ पे अगर शुक्र कमज़ोर है तो उसका रत्न पहनना आपके लिए हीरा, शुक्र का रत्न है वह हीरा है, उसे पहनना आपके लिए बहुत ही विशेषकर लाभदायक रहता है। तो ये रहा कुंडली में ग्रहों की युति के विषय में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में बातें आ गई। अगर आप फिर भी नहीं समझ में आता तो 1 से 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सरल है। और दूसरी चीज़ यह कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप उस वीडियो को देख करके बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा सीखे रखेंगे तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो भी विषय लेके आ रहा हूँ, वो पीछे की बेसिक चीज़ों को मैं बताने के बाद धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। जो नए व्यूवर्स हैं वो जब भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले के पीछे के जो पार्ट हैं आप उसमें देख सकते हैं। कुंडली के में कैसे क्या सीखना है, कई सारी चीज़ें वीडियो पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे सब सारे वीडियो जो भी शिक्षा दी जा रही, जो भी सिखाया जा रहा, समझाया जा रहा है मेरी तरफ से, वो सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क हैं। यहाँ पे कुंडली के लिए किसी तरह का कोई चार्ज भी सिखाने या समझाने का नहीं लिया जा रहा। तो आप बिल्कुल बेधड़क आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये विषय रहा ग्रहों की युति की। फिर आगे एक नए क्रम में चलेंगे, लेकिन और मुझे लगता है कि मैं एक रत्नों पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और यदि आपको रत्नों का वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। और रत्नों के विषय में मैं उसमें पूरी जानकारी, रत्नों के साथ साथ न्यूमरोलॉजी अर्थात अंक ज्योतिष के भी विषय में भी चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ या टाइम ये चीज़ें एक्यूरेट नहीं पता होती, तो जिससे वो काफ़ी असहज महसूस करते हैं अपनी कुंडली के बारे में जानने को या समझने को तमाम। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं कि उन्हें कुंडली में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से भी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे। लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सृजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से नमस्कार, श्री राधे।